20वीं सदी के आगाज पर ब्रिटिश सरकार को अपने राज के लिए सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा जब अंग्रेज फौज में मौजूद पंजाबियों ने बगावत की कोशिश की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही हथियार उठाने का मंसूबा बनाया। बगावत का ये एक ऐसा प्लान था जो अगर कामयाब हो जाता तो अंग्रेजों का बरे सगीर से पैकअप हो जाता। इस बगावत की कहानी किसी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं। इसमें एक तरफ तो इस बगावत की प्लानिंग, तैयारियां और फौज में सीक्रेट कॉन्टेक्ट से, तो दूसरी तरफ एक मैसिव ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑपरेशन और स्पाई स्टोरीज। बगावत का ये एक बहुत इलेबोरेट प्लान था जिसमें अमेरिका और कनाडा से आने वाले गदर के लीडर्स शामिल थे और इसके ताने बाने जर्मनी, तुर्की, हांगकांग और सिंगापुर से भी मिलते थे। क्योंकि इस वीडियो का फोकस पंजाब है, इसलिए इसमें देखेंगे कि किस तरह इस बगावत ने पंजाबी तारीख के कई लेजेंड्स को जन्म दिया और पंजाब को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसे जानने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ब्रिटिश फौज में बड़ी तादाद पंजाबियों की थी और जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ तब भी ऐसी ही सूरत हाल थी। मैं इससे पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूं कि किस तरह अंग्रेज फौज सिखों और पंजाबियों को एक आइडियल सोल्जर और फाइटिंग फोर्स समझती थी। वो इन्हें ब्रिटिश राज से लॉयल भी समझते थे और मार्शल रेस करार देकर फौज में भर्ती के लिए तरजीह भी देते थे। पंजाब में कैनाल कॉलोनी सिस्टम ने सारे प्रोसेस को और भी तेज कर दिया था। फौज में जाने वाले इन पंजाबियों को जमीनें भी मिलती थी और उन्हें अपनी सोशल क्लास मूव करने का मौका भी मिल जाता था। यही वजह थी कि इस फौज में पंजाबियों की तादाद बढ़ती चली गई। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख के मुताबिक 1929 तक ब्रिटिश राज के इस फौज में 1,39,200 टोटल रिक्रूट्स का 62% यानी तकरीबन 86,000 पंजाबी थे। पंजाब उस वक्त 1914 में भी अंग्रेजों के लिए इस फौज का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि अगस्त और दिसंबर 1914 में 27,500 नए रिक्रूट्स में से 13,400 यानी तकरीबन आधे पंजाब से थे। गदर पार्टी के हवाले से मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूं कि कैसे ये इनकलाबी और रेडिकल रवैयों की हामी थी। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को के प्रिंटिंग प्रेसेस से शुरू हुई और इसके लीडर्स मेनली पंजाबी एक्सपर्ट्स ही थे। ये पार्टी जल्द ही पॉपुलर हो गई। ये आर्म्ड रिवॉल्ट के हामी थे। इस पार्टी का गदर मैगजीन भी बहुत पॉपुलर था। इस मैगजीन के आर्टिकल्स में इस राज के खिलाफ लोगों को बगावत करने का कहा जा रहा था। इस गदर मैगजीन में छपने वाली नज़में और मजमून खासकर फौज में शामिल पंजाबियों की गैरत के नोशन को अटैक कर रहे थे, जो उनके मुताबिक गैरों की जंगें लड़ रहे थे और उनकी गुलामी कर रहे थे। ये मैगजीन जिम्मेदार घरानों को खास तौर पर इस बगावत के लिए उकसा रहा था जहां से ब्रिटिश फौज के लिए भर्ती होने वाले आते थे। इस गदर पार्टी का एक बड़ा फोकस जंग के लिए पंजाबियों और हिंदुस्तानियों की रिक्रूटमेंट को रोकना था। जब पहली वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ तो हिंदुस्तान में मौजूद इस ब्रिटिश आर्मी को भी मुख्तलिफ फ्रंट्स पर भिजवाने का फैसला किया गया और डिसाइड ये हुआ कि सिर्फ 15,000 फौज को हिंदुस्तान में रखा जाएगा। ये वो मौका था जब गदर पार्टी के रहनुमाओं को लगा कि कुछ किया जा सकता है और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये काम और भी आसान हो जाता अगर यहाँ मौजूद इस फौज के लोग ही बगावत कर देते। अगस्त 1914 में अमेरिका और कनाडा में मौजूद पंजाबियों में हिंदुस्तान वापस चलो की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई थी। गदर पार्टी ने अपनी मीटिंग्स में इस वापसी की बातें शुरू कर दी और इस पर जोर देना शुरू कर दिया। उस वक्त गदर पार्टी के इन लीडर्स ने इस वापसी के हवाले से कुछ अहम फैसले किए। एक फैसला ये हुआ कि गदर पार्टी के मेंबरान गांव-गांव जाकर लोगों को इस बगावत के लिए तैयार करेंगे और खास तौर पर इनके जो कॉन्टैक्ट्स और प्रोपेगेंडा का टारगेट कैंटोनमेंट्स और इनमें रहने वाले सिपाही होंगे। इनके लिए लिटरेचर पब्लिश किया जाएगा। एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया जो असलहा इकट्ठा करने का काम करेगा। इसके साथ बरे सगीर में अंग्रेजों के खिलाफ दीगर सरगर्म तहरीकों से भी राब्ते किए जाएंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा वो मुल्क जो पहली वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे जैसे जर्मनी और टर्की, उनकी मदद हासिल करने की भी कोशिश की जाएगी। एक राइटर पॉल हूवर का कहना है कि इस बगावत को जर्मनी की भी सपोर्ट हासिल थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जर्मनी ने उस वक्त ब्रिटिश राज में ऐसी किसी भी बगावत के प्लान को एक्टिवली सपोर्ट करने का फैसला कर लिया और जर्मन चांसलर ने भी इसकी मंजूरी दी। जर्मन्स ने अपने आयरिश नेटवर्क और जर्मन नेवी के कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए पंजाब में इन रेवोल्यूशनरीज के साथ राब्ते शुरू कर दिए। अब गदर पार्टी के लोगों ने हिंदुस्तान वापस आना शुरू कर दिया।
सितंबर 1913 में गदर पार्टी के एक मेंबर मथुरा सिंह पहले शंघाई पहुंचे, जहां उन्होंने साउथ एशियन कम्युनिटी के लोगों को इस बगावत के लिए कायल करना शुरू कर दिया। 1914 में मथुरा सिंह हिंदुस्तान पहुंचे और अंग्रेज फौज में मौजूद सिपाहियों में गदर का लिटरेचर बांटना शुरू कर दिया गया। ये इनिशियल कॉन्टेक्ट है। इनमें जो रिस्पांस मिला, इस पर मथुरा सिंह ने गदर पार्टी के बाकी साथियों को रिपोर्ट किया कि अब वाकई इनकलाब का वक्त आ चुका है, जिसके बाद अक्टूबर 1914 तक गदर पार्टी के कई और मेंबर्स वापस हिंदुस्तान पहुंचे। ये वापस आने वाले यहाँ इनकलाबी रहनुमाओं और तंजीमों से राब्ते करने लगे, अपना प्रोपेगेंडा और लिटरेचर तकसीम करने लगे और उन्होंने अपनी कार्रवाइयों के लिए असलहा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ असलहा अमेरिका के रास्ते उन तक आने लगा और इस काम में जर्मन भी उनकी मदद कर रहे थे। गदर पार्टी के लोगों ने अब एक अंडरग्राउंड नेटवर्क एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, जो मजीद लोगों को वापस लाने और असलहा इकट्ठा करने में किरदार अदा कर रहा था। हिंदुस्तान से बाहर पंजाबी कम्युनिटी इन लोगों की मदद कर रही थी। वापस आने वालों में गदर पार्टी की टॉप लीडरशिप भी शामिल थी। इनमें विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा, पंडित कांशी राम और भाई भगवान सिंह भी शामिल थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए इन वापस आने वालों की खबर रख रही थी। कलकत्ता की पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों में इन इनकलाबियों की बढ़ती तादाद से सरकार और होशियार हो गई थी। इसीलिए जब गदर पार्टी के लोगों ने वापसी के सफ़र शुरू किए तो उस वक्त बरतानवी सरकार सितंबर 1914 में एक ऑर्डिनेंस या कानून ले आई, जिसके तहत सूबाई हुकूमतें इन वापस आने वालों को गिरफ्तार या डिटेन कर सकती थी जिन पर उन्हें शक था। इस मकसद के लिए लुधियाना में एक डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया। इन कवानीन और सेंटर्स के पहले विक्टिम कोमागाता मारू या गुरु नानक जहाज के पैसेंजर्स ही बने, जब उनकी वापसी पर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सोहन सिंह भकना, जो गदर पार्टी के सदर थे, उनको भी वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया और लुधियाना लाया गया। जवाला सिंह की क़यादत में गदर पार्टी के 60 लोग अगस्त में एक स्टीम शिप में कलकत्ता जाने के लिए निकले। ग्वांगजू, जिसे उस वक्त कैंटन कहा जाता था, वहां से और भी लोग इसमें शामिल हो गए और इनकी तादाद 150 हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इनकी मुखबिरी हो गई और उन्हें कलकत्ता पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब के बावजूद 1915 के आगाज तक 8000 के करीब गदर पार्टी के लोग वापस हिंदुस्तान आ चुके थे। लेकिन मसला ये था कि इनके पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। ये बहुत एडॉक बेसिस पर काम कर रहे थे। कोई टास्क असाइन होती तो ये काम करते। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने मजीद सख्ती कर दी थी और बाहर से आने वाले लोगों पर इनके इलाकों में भी नजर रखी जा रही थी। इसलिए कई गदर मेंबर्स ऐसे थे जो पंजाब वापस आकर भी छुपे हुए थे या रूपोश थे। इसी दौरान गदर पार्टी हिंदुस्तान की दीगर इनकलाबी तंजीमों से राब्ते इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई। ये पार्टियां भी गदर पार्टी की तरह अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। ये राब्ते 1913 के आखिर में ही हो गए थे और इन लोगों में जिनसे राब्ते हुए उनमें रास बिहारी बोस भी शामिल थे, जिन्होंने 1912 में वायसराय पर हमला किया था। नवंबर 1914 में गदर पार्टी के विष्णु गणेश पिंगले और करतार सिंह की मुलाकात जुगंतर पार्टी के जतिन मुखर्जी से हुई, जिन्होंने इन्हें रास बिहारी बोस के पास भिजवाया। जुगंतर पार्टी भी एक बंगाली रेवोल्यूशनरी पार्टी थी और इनकी आइडियोलॉजी भी गदर पार्टी से मिलती जुलती थी। इस मुलाकात के बाद जतिन मुखर्जी और रास बिहारी बोस ने गदर मेंबर्स के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड बगावत की तैयारी शुरू कर दी। रास बिहारी बोस ने अपने करीबी साथी सचिन सन्याल को पंजाब भेजा कि वो जाकर सूरत हाल का अंदाजा लगाएं, और वो भी सूरत हाल को देखने के बाद काफी होपफुल थे। दिसंबर 1914 में विष्णु गणेश पिंगले पंजाब पहुंचे और यहाँ होने वाली एक मीटिंग में उन्होंने इस बगावत के प्लान और एलिमेंट्स को फाइनलाइज करने की कोशिश की कि ये सब कैसे होगा। इसमें सरकारी खजाने पर हमले, बॉम्ब अटैक्स, फौज की बगावत और सरकारी अफसरों पर हमले शामिल थे। रास बिहारी बोस ने लाहौर, फिरोजपुर और रावलपिंडी के गांव में मौजूद ग्रुप्स और गैंग्स के साथ राब्ते शुरू कर दिए ताकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर इन अटैक्स को कोऑर्डिनेट किया जा सके। अब इन हमलों के लिए बारूद भी चाहिए था। कहते हैं उस वक्त इस ट्रेनिंग के लिए बंगाल से प्रोफेसर सुरेंद्रा बोस को बुलाया गया ताकि वो पंजाब के इन रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर सके। इसी दौरान बॉम्ब्स बनाने के लिए मटेरियल भी इकट्ठा किया जाने लगा। तय ये हुआ कि जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो मुख्तलिफ जगहों पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जाएंगे। इसके बाद अब बगावत के लिए फौज में लाहौर, रावलपिंडी, फिरोजपुर और दीगर कैंट्स में मौजूद सिपाहियों से राब्ते शुरू हो गए थे। रास बिहारी बोस को लग रहा था कि इस काम के लिए उन्हें 2 माह चाहिए। इस तमाम एक्टिविटी का मरकज पहले अमृतसर था, जिसे बाद में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया।
अब जब ये सब प्लान इकट्ठे हुए तो बगावत के आगाज की तारीख फाइनल कर ली गई और 12 फरवरी को ये फैसला हुआ कि 21 फरवरी 1915 से इस बगावत और इन हमलों का आगाज होगा। बगावत के फाइनल प्लान में यह भी शामिल था कि पहले मियां मीर, फिरोजपुर, बीरठ और लाहौर और दिल्ली के कैंट्स पर कब्जा होगा और एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के क़याम का ऐलान किया जाएगा। इस प्लान के तहत 21 फरवरी को लाहौर में 23 कैवलरी ने सुबह के वक्त अपनी रोल कॉल के दौरान हथियारों पर कब्जा करके और अपने ऑफिसर्स को मारकर इस बगावत का आगाज करना था, जिसके बाद 26 पंजाब को बगावत करनी थी और फिर दिल्ली और लाहौर पर एडवांस शुरू होना था। ये भी तय हुआ कि करतार सिंह सराभा फिरोजपुर का कंट्रोल संभालेंगे, जबकि विष्णु गणेश पिंगले मेरठ से दिल्ली की तरफ 128 बटालियन के साथ मार्च करेंगे। डॉक्टर मथुरा सिंह को सूबा सरहद, गुरमुख सिंह और हरनाम सिंह को झेलम और रावलपिंडी और भाई परमानंद को पेशावर भिजवाया गया ताकि जब यह बगावत हो तो वो लोगों को इकट्ठा और ऑर्गेनाइज कर सके। इस बगावत का झंडा लाल, हरा और पीला था, जिसके दरमियान में 2 तलवारें थी। पंजाब की इस बगावत के साथ ही बंगाल और आसाम में भी इनकलाबी तैयार थे कि जैसे ही पंजाब में इसका आगाज होगा वहां भी बगावत कर दी जाएगी। बंगाल में इस प्लान के आगाज के लिए सब नजरें हावड़ा स्टेशन पर थी, जहां पंजाब मेल आती थी, क्योंकि अगर ये ट्रेन ना आती तो इसका मतलब होता कि पंजाब में ये बगावत कामयाब हो गई है। यूं इस बगावत ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे ब्रिटिश राज को अपनी लपेट में लेना था। ये बहुत ही इलेबोरेट प्लान था। ये प्लान 1857 की जंग आज़ादी में फौज की बगावत से मिलता जुलता था, लेकिन इस बगावत का आगाज होने से पहले कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ और इस बगावत की तारीख से पहले ही फौज में एक और बगावत हो गई। बरतानवी फौज की एक 5th लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सिंगापुर में थी, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट पर अक्टूबर 1914 में उस वक्त सिंगापुर मूव किया गया जब वहां मौजूद ब्रिटिश फौज को फ्रांस मूव करने का ऑर्डर मिला। ये मेनली पंजाबी रांगड़ मुस्लिम रेजिमेंट ही थी और एक रिलायबल फोर्स समझी जाती थी, जो इससे पहले एंग्लो सिख वॉर्स, एंग्लो अफगान वॉर्स और बर्मा की जंगों में भी लड़ चुकी थी। 15 फरवरी को जब इसे हांगकांग मूव करने का ऑर्डर मिला तो इस रेजिमेंट ने बगावत कर दी। कहते हैं जब गदर का माहौल बना हुआ था तो उस वक्त ब्रिटिश ऑफिशियल्स ज्यादा मोहतात हो गए थे। इस साजिश को भांपते हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने इन सिपाहियों को हथियार जमा करवाने के लिए कहा, लेकिन इन सिपाहियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने ही अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी, जिससे कुछ अफसर भी मारे गए। कहते हैं सिपाही इस्माइल खान ने इस बगावत का पहला शॉट फायर किया जब चाइनीज न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जारी थी। कुछ लोगों ने पहले होने वाली इस फायरिंग को इस न्यू ईयर की सेलिब्रेशन ही समझा। इस रेजिमेंट के 850 सिपाहियों में से तकरीबन आधी फोर्स ने बगावत कर दी थी। इस बगावत में मले स्टेट्स गाइड्स, जो कि वहां सिख और मुस्लिम पंजाबी फोर्स का एक दस्ता था, उसके भी तकरीबन 100 जवान शामिल हो गए। ये बगावत कई दिन तक चलती रही थी और इसके नतीजे में 8 ब्रिटिश ऑफिसर्स, 9 सिपाही और 17 सिविलियन मारे गए थे। उस वक्त मले में 5th लाइट इन्फेंट्री ही मेन फोर्स थी, जिसके जिम्मे इस इलाके का डिफेंस था। जब ये बगावत हुई तो ब्रिटिश ऑफिसर्स पैनिक कर गए और उन्होंने करीबी शिप्स से मदद की दरखास्त की, क्योंकि वो खुद इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस बगावत पर उस वक्त ही काबू पाया जा सका जब फ्रेंच, रशियन और जापानीज जहाज़ों के जरिए रीइंफोर्समेंट वहां पहुंची। इस बगावत के बाद जिन 200 लोगों का ट्रायल हुआ, उनमें से 47 की पब्लिक एग्जीक्यूशन की गई और उन्हें गोली मार दी गई। बाकियों को या तो 7 से 20 साल की कैद हुई या फिर वापस हिंदुस्तान भिजवा दिया गया। कुछ हिस्टोरियंस का यह ख्याल है कि सिंगापुर में होने वाली बगावत मेन गदर बगावत से नहीं जुड़ी थी और ये आइसोलेटेड बगावत थी। कुछ के ख्याल में ये रेशमी रुमाल तहरीक से जुड़ी थी या इसके पीछे जर्मनी का हाथ था। सिंगापुर की ये बगावत डायरेक्टली गदर के पंजाब प्लान्स के साथ कनेक्टेड थी या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इनको इंस्पायर भी गदर के लिटरेचर ने ही किया था। इन सिपाहियों को कोमागाता मारू जहाज के मुसाफिरों के साथ जो कुछ हुआ था वो भी मालूम था, क्योंकि सिंगापुर के अखबार उसकी भरपूर कवरेज करते रहे थे। जहाज भी अपनी वापसी के सफर के दौरान 3 दिन यहाँ रुका था। गदर के रहनुमाओं का भी यहाँ आना जाना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार और प्रेस ने इसे प्रमोशंस, पोस्टिंग्स और डिसिप्लिन का मसला करार दिया और इसे दबाने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बावजूद दूसरी तरफ पंजाब में बगावत की तैयारियां जारी थी। करतार सिंह सराभा 19 फरवरी को अपने 50 साथियों के साथ फिरोजपुर पहुंचे। करतार सिंह 19 साल का एक नौजवान था जो सैन फ्रांसिस्को से इस गदर के लिए वापस पंजाब आया था।
لیکن دوسری طرف غدر کے ان پلانز کی خبر پنجاب کی CID کو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ CID نے اس سے پہلے امریکہ پلٹ کرپال سنگھ جیسے کچھ ہندوستانیوں کو بھرتی کر کے غدر پارٹی کے اندر ہی انفلٹریٹ کر لیا تھا۔ کرپال سنگھ کا ایک کزن بلونت سنگھ غدر کرنے والوں میں شامل تھا اور 23 کیولری سے تھا جس نے اس بغاوت کا آغاز کرنا تھا۔ کہتے ہیں یہ انفلٹریٹر کرپال سنگھ لاہور میں غدر کے موچی گیٹ میں قائم بغاوت کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت بھی موجود تھا جہاں 15 فروری 1915 کو وشنو گنیش پنگلے اور دیگر رہنماؤں کی اس بغاوت سے کچھ دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی۔ کرپال سنگھ نے ان تمام پلانز کی خبر پولیس کو کر دی تھی۔ اسی دوران راش بہاری بوس کو بھی یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ان کے پلانز کی خبر انگریزوں کو ہونے لگی ہے، اس لیے انہوں نے اس بغاوت کی تاریخ کو آگے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے ہوا کہ اس کا آغاز اب 21 کی بجائے 19 فروری کو ہوگا، لیکن برٹش انٹیلیجنس کو اس ڈیٹ چینج کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ جب بغاوت کا آغاز ہونا تھا تو برٹش اتھارٹیز نے اس سے پہلے ہی ان بغاوت کرنے والے ٹروپس کو ڈس آرم کر دیا تھا اور ان میں سے کئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاریاں بڑے پیمانے پر ہوئی تھیں۔ غدر پارٹی کے بھی کئی رہنماؤں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا اور باقیوں کی تلاش کے لیے پنجاب پولیس چھاپے مارنے لگی۔ اس کے بعد 26 پنجاب، 7th راجپوت، 24 جاٹ آرٹلری اور دیگر ریجمنٹس میں بھی بغاوت کا آغاز پلان کے مطابق نہ ہو سکا۔ اس طرح سے فیروز پور، لاہور اور آگرہ میں پلان کی گئی یہ بغاوتیں شروع نہ کی جا سکیں اور غدر کا پلان ناکام ہو گیا۔ امت گپتا کا کہنا ہے کہ کرتار سنگھ اور وشنو گنیش پنگلے نے بغاوت کی ایک آخری کوشش 12 کیولری ریجمنٹ میں کی جو اس وقت میرٹھ میں تھی، لیکن وہاں سے 23 مارچ 1915 کو وشنو گنیش پنگلے کو گرفتار کر لیا گیا۔ بامبے پولیس کی سرکاری رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کے پاس 10 بامبز تھے اور یہ اسی طرح کے تھے جن سے برطانوی وائسرائے لارڈ ہارڈنگ پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس بغاوت کی ناکامی کے بعد کرتار سنگھ لاہور چلے گئے، لیکن پھر بنارس میں ان کی گرفتاری ہوئی۔ راش بہاری بوس لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد وہ مئی 1950 میں جاپان چلے گئے۔ غدر کے کئی اور لیڈرز تھائی لینڈ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور یوں فوج کی اس بغاوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ان حالات میں برٹش سرکار ان باغیوں کا جلد سے جلد ٹرائل چاہتی تھی تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو۔ فروری میں بغاوت کی کوشش ہوئی اور اپریل میں ان باغیوں کے ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا۔ مین ٹرائل لاہور میں ہوا جسے لاہور کنسپیریسی ٹرائل کا نام دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ بنارس، شملہ، دلی اور فیروز پور میں بھی ان کے ٹرائلز کیے گئے۔ لاہور میں ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت ایک ٹریبیونل قائم کیا گیا جہاں ان ٹرائلز کا آغاز 26 اپریل 1915 کو ہوا۔ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز لاہور جیل میں ہوئی۔ ان ٹرائلز کے دوران کرتار سنگھ، وشنو گنیش پنگلے، جگت سنگھ ڈھیلو اور دیگر رہنماؤں نے اپنے ایکٹ کو سازش کہنے سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے اسے ایک کلونیل نظام کے خلاف کھلی بغاوت قرار دیا۔ یہی بات ان کی کورٹ کے سامنے سٹیٹمنٹس میں بھی تھی۔ ایک موقع پر جب ٹرائل کرنے والے جج نے کرتار سنگھ سرابھا کو اپنی سٹیٹمنٹ ریویو کرنے کو کہا تو ان کا جواب تھا کہ اگر میری ایک سے زیادہ زندگی ہوتی تو میرے لیے یہ گرو کی بات ہوتی کہ میں وہ بھی اپنے ملک پر قربان کر دیتا۔ پہلے لاہور کنسپیریسی ٹرائل کا فیصلہ 13 ستمبر کو سنایا گیا۔ 24 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور 27 کو عمر قید۔ پہلے ٹرائلز میں جن لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ان میں کرتار سنگھ سرابھا بھی شامل تھے۔ اس فیصلے کے بعد کرتار سنگھ اور وشنو گنیش پنگلے کو لاہور کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ پنڈت کانشی رام کو 27 مارچ 1915 کو پھانسی دی گئی۔ سوہن سنگھ بھکنا کو ان ٹرائلز میں 16 سال کی سزا ہوئی، جس کے بعد وہ 1930 میں رہا ہوئے۔ لاہور میں کل 291 لوگوں کا ٹرائل کیا گیا، ان میں سے 42 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، 114 کو عمر قید ہوئی اور 93 لوگوں کو مختلف مدت کی سزائیں ہوئیں۔ کئی لوگوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی، صرف 42 لوگوں کو رہا کیا گیا۔ لاہور کے علاوہ بنارس اور دلی میں بھی گرفتاریاں ہوئیں۔ سچن ناتھ سنیال کو گرفتار کر کے مینڈلے ایگزائل کر دیا گیا، جسے اس وقت کالا پانی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد برٹش سرکار نے امریکہ میں بھی غدر پارٹی کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے قانونی آپشنز استعمال کرنا شروع کر دیے اور امریکہ پر بھی دباؤ بڑھایا کہ وہ انہیں وہاں سے اپنی کارروائیاں جاری نہ رکھنے دے۔ برٹش حکومت نے غدر میں شامل لوگوں کے ٹرائل امریکہ میں بھی کروائے، لیکن غدر پارٹی اس ناکام بغاوت اور ٹرائلز کے بعد ہی ختم نہیں ہوئی۔ یہ آرمڈ ریوولٹ اس کے بعد بھی جاری رہی اور اس کے بعد بھی غدر کے یہ ممبر ایک فوج بنا کر باقاعدہ انگریز فوج کے خلاف مختلف فرنٹس پر یا تو خود لڑتے رہے یا دوسروں کا ساتھ دیتے رہے۔ دسمبر 1915 میں غدر پارٹی کے رہنما اس گورنمنٹ ان ایگزائل کا حصہ بنے جو کہ کابل میں بیس تھی۔
उसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया था और मौलवी बरकतुल्लाह को इसका वजीर आजम चुना गया था। इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल में गदर पार्टी के कई रहनुमा शामिल थे और उसने अपने सिफारती ताल्लुकात एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पहली जंग अजीम में शिकस्त ने सब कुछ बदल दिया। गदर करने वालों, खासतौर पर जो लीडरशिप बाहर से वापस इस बगावत के लिए पंजाब आई, उनमें से बहुत सौ के अंदाजे गलत साबित हुए। उनको जिन आर्टिकल्स और नज़मों ने इंस्पायर किया था वो बाहर बैठ कर लिखे गए थे और शायद ग्राउंड रियलिटी से दूर भी थे। जिस पंजाब की वो बात कर रहे थे और जहां वो बगावत करना चाहते थे, वहां तो फौज में जाने वालों को जमीनें मिल रही थी। जिन जिम्मेदारों से वो बगावत करवाना चाहते थे वो लोग तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे और इसीलिए उन्होंने इस कॉलोनियल रूल को भी कबूल कर लिया था। इनमें से कई इनकलाबियों की मुखबरी और गिरफ्तारी भी उनके अपनों ने ही करवाई, जिनको आज़ादी दिलाने के लिए वो वापस आए थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बगावत की इस कोशिश के साथ और भी कुछ बड़े मसले थे जिन्होंने इस बगावत को कामयाबी से दूर कर दिया। एक तो इसकी कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी और कोई ठोस प्लान नहीं था। छोटे छोटे मुख्तलिफ प्लान थे जिनकी कामयाबी पर रिलाय किया जा रहा था। अगरचे कुछ रहनुमा मेन प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि कुछ लोग इनफरादी तौर पर ही ये काम कर डालेंगे और जब बहुत सी जगहों पर ऐसा होगा तो ये एक्ट्स सबको इंस्पायर करेंगे और ये एक बड़ी बगावत में तब्दील हो जाएगा। ये सोच रशियन अनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से मिलती जुलती थी और कहते हैं लाला हरदयाल सिंह इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। फिर गदर करने वालों में जज्बा बहुत था और शायद इसी वजह से यह बगावत की कॉल या प्लान कोई बहुत खुफिया नहीं थी। इनके बारे में बात हो रही थी, बहस होती थी, दोस्तों और गांव के लोगों को पता था और कुछ ढका छुपा नहीं था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार को इन आने वालों की खबर भी मिल रही थी। रही सही कसर अपनों की गद्दारी ने निकाल दी, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। गदर मूवमेंट अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में तो नाकाम रही। पंजाब से फौज में भर्तियां भी होती रहीं और फिर फौज ने कोई बड़ी बगावत भी नहीं की, लेकिन इस सब के बावजूद इस बगावत ने बहुत कुछ बदल दिया। आने वाले सालों में सियासी और इंतजामी तौर पर पंजाब में बड़ी तब्दीलियां होने वाली थी। लोग गदर के इन रहनुमाओं को रोमांटिसाइज करने लगे। इनकी बहादुरी की कई लेजेंडरी दास्तानें थी जो अब गांव-गांव लोगों को इंस्पायर कर रही थी। इन इंस्पायर होने वालों में भगत सिंह जैसे नौजवान भी शामिल थे, जिन्होंने आज़ादी की तहरीकों का रुख हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। पहले लाहौर कंस्पिरेसी ट्रायल के 16 साल बाद वहीं लाहौर में भगत सिंह खड़े थे और उन्होंने अदालत में जो अपना जवाब पढ़ा उसमें इसी गदर की गूंज थी और उसमें इसी इनकलाब की आवाज़ थी जिसके लिए करतार सिंह सराभा फांसी चढ़े थे। कहते हैं भगत सिंह हर वक्त अपनी जेब में करतार सिंह की तस्वीर रखते थे। कई ऐसे इनकलाबी थे जो इस गदर में शामिल थे, लेकिन वो क्रैकडाउन के दौरान वहाँ से बचने में कामयाब हो गए। लेकिन फिर ये जहाँ भी गए गदर की कॉज के साथ जुड़े रहे। कई ऐसे थे जिन्होंने तंजीमें बनाई और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और आने वाले सालों में यह गदर कहानी पंजाब की तारीख का रुख मोड़ने वाली थी। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सेल्फ रूल की डिमांड्स ने पंजाब की सियासत और इसकी तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पंजाब की इस गदर कहानी के आने वाले सालों में क्या हुआ ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।